सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड स्टेट। हमें सॉलिड स्टेट की बात करनी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड के बारे में। हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। तो एक्चुअल में हम तीन स्टेट को कंपेयर करें, सॉलिड को, गैस को और लिक्विड को। तो सॉलिड में क्या होता है, तो सॉलिड में जो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, है ना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना। यार स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, करेक्ट। और इसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी हमें कैसी देखने को मिलती है, तो उसमें जो एटम होते हैं, एटम्स आर टाइटली हेल्ड, है ना, एटम्स आर टाइटली हेल्ड, एटम्स आर टाइटली हेल्ड। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, इस वजह से क्या देखने को मिलता है कि सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड के पास होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है ना, उसका शेप और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। अगर हम उसे कंपेयर करें गैस और लिक्विड के साथ, तो गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और अगर हम लिक्विड के बारे में देखें तो लिक्विड के पास डेफिनेट जो उसका वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसका जो शेप है, वो शेप क्या होता है, उसे जो कंटेनर में डाल दो उसी उसका शेप हो जाता है। तो लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, जबकि गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन सॉलिड का डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों होता है। तीसरा क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसमें नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी हम उस पर चाहे कितना भी प्रेशर डालें तो प्रेशर की वजह से उसका जो साइज है या फिर उसके शेप में नेग्लिजिबल चेंज होता है। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एक्चुअली वी आर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण हमें ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सॉलिड की देखने को मिलती है। अब सॉलिड है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक क्यों दिखाता है, एज वी हैड डिस्कस्ड हियर कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो सॉलिड में है उसी के कारण उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम सॉलिड को कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो उसमें कौन कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगे हुए हैं उसके ऊपर से हम सॉलिड को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर देखेंगे। तो इसे हम एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड देखने के लिए जा रहे हैं कि सॉलिड किन किन प्रकार के होते हैं। इट इज डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, है ना, उसमें किस प्रकार का बॉन्डिंग है उसके ऊपर से हम उसकी टाइप देखेंगे। सो फर्स्ट इज लाइक मेटालिक सॉलिड। पहला जो हम देख रहे हैं वो है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो एज ए नेम सजेस्ट, मेटालिक सॉलिड का मतलब होता है उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, तो मेटालिक बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जो कर्नल है वो इलेक्ट्रॉन के साथ, कोर इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं। अब एक्चुअल में कर्नल और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अ एग्जांपल। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले रहा हूँ यहाँ पर, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर ऑर्बिटल को, इसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल, इसे हम बोलेंगे वैलेंस सेल, ठीक है। अब ये जो वैलेंस सेल है, अब वैलेंस सेल, अब दिस इज अ मेटल एक्चुअली। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, है ना, सोडियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, और ये एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया।
तो जो इस वैलेंस सेल के अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, है ना। और कोर इलेक्ट्रॉन, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो कोर इलेक्ट्रॉन के चले जाने के बाद ये जो बचता है उसे हम बोलते हैं Na+ को कर्नेल बोलते हैं। अब समझो कि ऐसे तो सोडियम के मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे Na+ होंगे और इसी तरीके से बहुत सी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एक तरीके से हम जब देखते हैं कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये हीट का गुड कंडक्टर होता है। व्हाई? ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ऐसे सोडियम के मॉलिक्यूल के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे सोडियम पाए जाएंगे, है ना। और जैसे ये सोडियम होंगे उसके साथ इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके पर नेगेटिव चार्ज है और जो ये कर्नल है हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर कितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें या ट्रांजिशन मेटल की बात करें जिसके अंदर जैसे फॉर Fe, तो Fe के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो जितने उसके ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा ये बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगा और उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे मेटालिक बॉन्ड के एग्जांपल हम देखें तो कौन कौन से ये मेटालिक सॉलिड हो सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया, ये Fe हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। ऐसे सारे कंपाउंड के अंदर हमें मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मेटालिक सॉलिड। तो एक टाइप वो हमारा हो गया मेटालिक सॉलिड। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कौन सा टाइप का सॉलिड होता है। तो दूसरा जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड अ आयोनिक सॉलिड, है ना। आयोनिक सॉलिड ऐसे नाम के ऊपर से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा? आयोनिक बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज से बनता है। सो जैसे से फॉर एग्जांपल मैं अगर NaCl ले लूं तो इस NaCl के अंदर हमें दो आयन देखने को मिलेंगे, Na+ और Cl-, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। इस तरीके से अगर मैं दूसरा कोई ले लूं, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं K2SO4 ले लूं तो उसमें हमें 2K+ + SO4- 2 देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं MgCl2 ले लूं तो इसी के अंदर Mg+2 होगा और 2Cl- होगा। तो ये जो है वो सारे एग्जांपल हो गए हमारे आयोनिक सॉलिड के, क्योंकि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है। So far we had seen the metallic solid and ionic solid. Now let us move ahead. तीसरा टाइप देखते हैं हम, that is a covalent solid. Covalent solid क्या होता है? See, covalent solid. Third is a covalent solid. कोवेलेंट सॉलिड। अब नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड की कैटेगरीज में आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो ज्यादातर कंपाउंड है वो हमें सॉलिड में नहीं पाए जाते हैं, नॉर्मली वो लिक्विड या गैस फॉर्म में होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि से फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ऐसे ही डायमंड के अंदर भी हमें कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ऐसे ही सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। वैसे ही फ्लोरीन का एग्जांपल हो गया, वो भी कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड है। तो ये सारे जो कंपाउंड है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण वो सॉलिड है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड एज अर्लियर आई हैड टोल्ड यू कि ये तो वीक बॉन्ड है, फिर भी ये सॉलिड कैसे हो गया? तो उसकी जो 3 डायमेंशनल है ना बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, उसके कारण 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के कारण उसमें क्या होता है कि वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। जैसे अगर मैं डायमंड की बात करूं तो उसमें टेट्रावेलेंट जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से पूरा एक फ्रेमवर्क बनाता है और इस फ्रेमवर्क के कारण किसी भी बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है और इसी कारण से ये सॉलिड रूप ले लेता है। तो ये कोवेलेंट के बहुत ही कुछ गिने चुने एग्जांपल है, वो हमें याद रखने हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, है ना। और ये सॉलिड किस कारण से है? कोवेलेंट बॉन्ड के कारण है। और चौथी कैटेगरी हम देखते हैं, दैट इज योर मोलिकुलर सॉलिड, है ना। चौथा जो है उसे हम बोलेंगे मोलिकुलर
सॉलिड, या फिर उसे हम बोल सकते हैं वांडर वाल फोर्सेस, वांडर वाल फोर्सेस। तो जो चौथा प्रकार का बॉन्ड है वो है वांडर वाल फोर्स, और वांडर वाल फोर्सेस के कारण जो सॉलिड बनते हैं उसे बोला जाता है वांडर वाल सॉलिड। अब वांडर वाल सॉलिड में कोई कंपाउंड सॉलिडिफाई कैसे हो सकता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं। ये वांडर वाल है वो बहुत ही एक यूनिवर्सल टाइप का फोर्स है और बहुत ही वीक प्रकार का फोर्स है, तो उसका हर एक कंपाउंड के अंदर वांडर वाल फोर्सेस देखने को मिलता है, लेकिन उस वजह से वो सॉलिडिफाई नहीं हो जाता। बट वांडर वाल फोर्सेस है ना, विच इज डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलिकुलर मास के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर मास। जैसे जैसे मोलिकुलर मास अगर बढ़ा है ना, अगर मोलिकुलर मास बढ़ा तो वांडर वाल फोर्सेस भी बढ़ेगा, वांडर वाल फोर्सेस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उतना ही वांडर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, और उस कारण से वो कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें हेलोजन के अंदर, तो मैं फ्लोरीन ले लूं, क्लोरीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं और आयोडीन ले लूं, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उसका मोलिकुलर मास बढ़ेगा। अब मोलिकुलर मास बढ़ने से वांडर वाल फोर्सेस में क्या फर्क पड़ेगा, देखो जैसे है ना, ये फ्लोरीन फ्लोरीन ये हमारा एक मोलिक्यूल हो गया, और दूसरा फ्लोरीन का ये मोलिक्यूल हो गया। अब इसमें ये जो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है उसे जिसे हम वांडर वाल्स बॉन्ड बोलते हैं, राइट। बट इसका अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है जो फ्लोरीन को सॉलिडिफाई कर सके, है ना, जिससे फ्लोरीन को सॉलिड फॉर्म में ला सके। तो फ्लोरीन जो है वो गैस फॉर्म में दिखाई देता है। इसी तरीके से जो क्लोरीन है वो भी गैस फॉर्म में है, क्योंकि उसमें भी मोलिकुलर मास इतना नहीं है, जिससे कि ये जो दो Cl2 एटम है वो Cl2 एटम के बीच में ये वांडर वाल फोर्सेस का अमाउंट इतना बढ़ जाए कि ये सॉलिड हो जाए। लेकिन धीरे धीरे अगर हम ब्रोमीन की तरफ जाएंगे तो वी नो दैट ब्रोमीन है ना लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि उसमें वांडर वाल फोर्सेस का अमाउंट बढ़ा। और अगर हम आयोडीन की तरफ जाए तो आयोडीन है ना सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर द वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस के कारण जो भी उसके मोलिकुलर मास बढ़ने से अमाउंट बढ़ी, उससे ये आयोडीन है हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो जो एक्चुअल में जो वांडर वाल फोर्सेस है वो कौन कौन से होते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया, या फिर आयन डाइपोल हो गया, है ना, फिर लंडन फोर्स बोलते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी इसी एक प्रकार का वांडर वाल्स बॉन्डिंग है। तो ये वांडर वाल्स बॉन्डिंग के कारण कौन कौन से कंपाउंड हमें सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया एक H2O आइस हो गया, है ना, फिर हमें देखने को मिला जैसे H3BO3 बोरिक एसिड हो गया, फिर CO2 सॉलिड हो गया, फिर जैसे हमारा P4 सॉलिड हो गया, फिर S8 सॉलिड हो गया, फिर जैसे D2O हैवी वाटर हो गया, ये जो सारे हैं, फिर जैसे I2 सॉलिड हो गया, ये जो सारे कंपाउंड है वो मोलिकुलर सॉलिड है, और ये वांडर वाल फोर्सेस के कारण हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिसमें ये H2O में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वो आयस जो है वो सॉलिड है। इसी तरीके से ये बोरिक एसिड के अंदर और ये D2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये सॉलिड दिखाई देते हैं। सो देन वी हैड डिस्कस के टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर चार प्रकार के जो सॉलिड होते हैं। एक हो गया हमारा मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, फिर हो गया आयोनिक सॉलिड, वांडर वाल सॉलिड। अगर हम बॉन्डिंग की टफनेस के हिसाब से या हम ऐसा बोले कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक हम डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो कोवलेंट जो आयोनिक है वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मेटालिक, उसके बाद कोवलेंट और उसके बाद वांडर वाल फोर्सेस होगा। चलो, तो टाइप के हिसाब से सॉलिड को हम इस तरीके से चार प्रकार में बांट सकते हैं। आगे भी हम से जैसे अरेंजमेंट के हिसाब से बांट सकते हैं सॉलिड को। अब सॉलिड में अरेंजमेंट है एटम की, वो दो प्रकार से हो सकती है और उसी हिसाब से हम उसे क्लासिफाइड करके देखते हैं। जैसे अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो जो सॉलिड है ना, अब सॉलिड जो है वो दो प्रकार से
अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। या जो फर्स्ट है उसे बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, या फिर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल दिए, या फिर हम दूसरे को बोलते हैं एमोर्फस, है ना, एमोर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स है, एटम्स आर अरेंज्ड in an order up to a long range, up to a long range। यानी अगर सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट है ना ऑर्डर में है, और वो भी लॉन्ग रेंज के अंदर, इसी तरीके से लॉन्ग रेंज के अंदर वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जा रहे हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। देखो यहाँ से पूरे लॉन्ग रेंज में वो जा रहे हैं। अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और या फिर मेल्टिंग पॉइंट है, वो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और यही अरेंजमेंट के कारण उसका जो नेचर होता है उसे हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, उसे हम एनिसोट्रॉपिक नेचर के बोलते हैं। अब एनिसोट्रॉपिक नेचर का क्या मतलब हुआ, एनिसोट्रॉपिक नेचर का मतलब हुआ कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या मतलब हुआ, चलिए देखते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल ये एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये लॉन्ग रेंज के ऊपर इसी तरीके से कोई एक सॉलिड अरेंज हुआ है ना, इस तरीके से। अब अगर हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, से फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब इसमें क्या होगा, अगर यहां से यहां जाए तो डिस्टेंस कम है, जबकि यहां से यहां जाए तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी और यहाँ पे कम रहेगी। सो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी, दैट इज कॉल्ड द एनिसोट्रॉपिक नेचर। अब इसी तरह हम अगर एमोर्फस कंपाउंड के अंदर बात करें, अगर इसमें पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड के कौन कौन से एग्जांपल हो गए। जैसे सारे हमारे आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl हो गया, CaCl हो गया, है ना, फिर जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस में उससे उल्टा क्या होगा, एमोर्फस में यह होगा कि एटम्स आर, है ना, एटम्स आर अरेंज इन एन ऑर्डर अप टू अ शॉर्ट रेंज, अप टू अ शॉर्ट रेंज। यानी वो सिर्फ थोड़ी दूरी के लिए ही एक रेंज में अरेंज हुए, फिर ऐसे रैंडम अरेंजमेंट है उसका, तो उसका अरेंजमेंट कैसा है, रैंडम अरेंजमेंट है ना। इसी तरीके का एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ये रैंडम अरेंजमेंट है एमोर्फस सॉलिड के अंदर। और इस कारण से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है वो नीचा रहता है। एमोर्फस कंपाउंड को कभी कभी स्यूडो लिक्विड भी बोला जाता है, सॉरी स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, या फिर इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो एमोर्फस कंपाउंड है उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि उसे सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो कैसे क्यों बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया ग्लास इज एमोर्फस कंपाउंड। उसी तरीके से प्लास्टिक हो गया, वो भी एक एमोर्फस कंपाउंड है। उसी तरीके से कोल्टार हो गया, वो भी एक एमोर्फस कंपाउंड है। सो दिस आर दी एग्जांपल ऑफ एमोर्फस कंपाउंड। तो जैसे ग्लास है, ग्लास को बहुत ही ठंडा करके सुपर कूल्ड करके सॉलिड बनाया जाता है, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरिएबल्स रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता। जबकि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है। वेरिएबल से मतलब ये है कि ग्लास बहुत तरीके के होते हैं, और इसीलिए ग्लास का अलग अलग ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। जबकि आप किसी भी गोल्ड को ले लीजिए, और वो गोल्ड को प्योरिफिकेशन प्रोसेस के बाद अगर उसका
मेल्टिंग पॉइंट लिया जाएगा तो इट विल बी अ सेम, राइट। तीसरा जो है उसका जो नेचर है उसे आइसोमॉर्फस बोला जाता है। वो नेचर में है वो आइसोमॉर्फस होते हैं। आइसोमॉर्फस का मतलब इससे बिल्कुल उल्टा। तो क्या होगा कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। उससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ, देखो यहाँ पे तो रैंडम अरेंजमेंट है ना, तो जो एटम है यहाँ पे चले जाओ या यहाँ पे चले जाओ, किसी भी तरफ चले जाओ, रैंडम अरेंजमेंट के कारण है ना, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। सो इसी तरीके से हम सॉलिड को उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। चलो, सो नाउ लेट अस डिस्कस दी सम डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। सो डेफिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है, लेटाइस स्पेस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। सो नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट द लेटाइस पॉइंट। कुछ डेफिनेशन में पहला हम देखते हैं कि लेटाइस पॉइंट क्या होता है। लेटाइस पॉइंट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ an atom in a space is called lattice point। उसे हम बोलेंगे lattice point। जैसे कि हम कोई एटम से फॉर एग्जांपल मैं Na+ को ले लेता हूँ, तो Na+ के एटम को हम इस तरीके से है ना दिखाते हैं स्पेस के अंदर। अब अगर इसको उसका जो अरेंजमेंट है स्पेस में उसे हम किसी पॉइंट के फॉर्म में दिखाएं तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। ये एक Na+ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इसमें जो एक ये सिंगल पॉइंट है उसे हम बोलेंगे लेटाइस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ लेटाइस पॉइंट। सेकंड डेफिनेशन जो हम देखते हैं दैट इज स्पेस लेटाइस या फिर लेटाइस स्पेस लेटाइस। सो स्पेस लेटाइस इज arrangement of lattice point in a space is called स्पेस लेटाइस। यानी कि जो ये पूरी अरेंजमेंट है ना लेटाइस पॉइंट की स्पेस के अंदर, ये पूरी, उसे हम कंबाइनली क्या बोलेंगे, उसे हम कंबाइनली बोलेंगे स्पेस लेटाइस, उसे हम बोलेंगे स्पेस लेटाइस। ठीक है, चलो थर्ड डेफिनेशन हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल, जो हमारे लिए इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। यूनिट सेल क्या होता है ना, यूनिट सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ lattice point which is repeated throughout the crystal, is called यूनिट सेल। यानी कि से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये हमारे लेटाइस पॉइंट है। अब इस लेटाइस पॉइंट में अगर हम ये देखें कि ये जो अरेंजमेंट है ना वो रिपीट हो रही है बार बार, देखो ये रिपीट हो रही है बार बार, तो ये जो एक रिपीटिंग यूनिट बना ये, उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनिट सेल। इसे क्या बोल देंगे, यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने कितने टाइप होते हैं।
सी टाइप ऑफ यूनिट सेल इज डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम की अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है उस पर डिपेंड करता है कि यूनिट सेल कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जैसे कि उसको एक टाइप हम बोलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल तो जैसे पहला हो गया 1D यूनिट सेल या फिर वन डायमेंशनल यूनिट सेल। यूनिट सेल जिसे हम 1D यूनिट सेल ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से एक ही अरेंजमेंट, एक ही रो में अरेंजमेंट करें एटम की, है ना, इसी तरीके से सिर्फ एक ही मैं रो बिछाऊं, है ना, जैसे हम इस कमरे के अंदर सिर्फ एक ही रो के अंदर इसे बॉल्स को रख दे, राइट, तो उसे दिखाने के लिए ये अगर, है ना, अगर पॉइंट में से दिखाओ तो ये डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस दिखाने के लिए मुझे सिर्फ एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। वो एक जो पैरामीटर की जरूरत पड़ी, है ना, उसे हमने डिस्टेंस बोला। तो टू रिप्रेजेंट इट only one parameter required, है ना, उसको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर की जरूरत है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि 1 पैरामीटर और 2 पैरामीटर से क्या मैं दिखाना चाहता, टू रिप्रेजेंट इट ओनली 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड। चलिए, सेकेंड है दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब 2 डायमेंशनल यूनिट सेल का क्या मतलब हुआ, देखो जरा। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक रो तो ऐसे बिछा दी है ना, कमरे के अंदर मैंने एक कॉर्नर से स्टार्ट करके दूसरे कॉर्नर तक इसी तरीके से। अब उसी के नीचे मैं, है ना, इस तरीके से दूसरी रो भी बिछा रहा हूं, है ना, ऐसे में दूसरी रो भी बिछा रहा हूं। अब जरा देखो, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। देखो, यहां से यहां तक का एक पैरामीटर, चाहे इसे आप चाहो तो उसे विड्थ बोल दो, है ना, इसे हम विड्थ बोल दे चाहे तो। और ये वाला है लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, और ये एंगल थीटा, है ना। तो कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ी 2 डायमेंशनल के लिए? टू रिप्रेजेंट इट 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, है ना। 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। हमें 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को दिखाना है। तो एक विड्थ की जरूरत पड़ेगी, लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और ये एंगल थीटा की जरूरत पड़ेगी। अब जो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, वो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को जो डिफरेंट 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होता है। एक होता है, हो गया हमारा स्क्वायर। फर्स्ट इज स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट सेल 2D के अंदर। अब स्क्वायर में क्या होगा, जैसे सिंपली हम ऐसे दिखा दे स्क्वायर के अंदर कि एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम है, फिर उसी के नीचे तीसरा एटम, इस तरीके से स्क्वायर हो गया। तो समझने के लिए मैं ये दिखा दूं, स्क्वायर है तो ए और बी सेम होगा, सो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और ये थीटा कितना होगा, एंगल हो जाएगा 90 का, सो थीटा हो जाएगा हमारा 90 का। तो ये दिखाता है हमारा स्क्वायर यूनिट सेल। दूसरा अगर मैं बोलूं रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल से क्या समझते हैं हम कि रेक्टेंगुलर यूनिट सेल का मतलब हो गया कि अब ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, तभी तो ये रेक्टेंगुलर होगा। ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, लेकिन अभी भी जो एंगल है वो एंगल कितना है, एंगल अभी भी 90 डिग्री है, ठीक है। चलो, तीसरा जो है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल यानी समझो कि इस तरीके से अगर मैं किसी रो को अरेंज करूं ऐसे करके, ऐसे करके, से फॉर एग्जांपल मैं खाली दिखा रहा हूं, और ये मिल के इस तरीके से कुछ हेक्सागोन जैसी अरेंजमेंट बनाता है ना, तब की बात है। तो यहाँ पे ए जो है ना, वो बी के बराबर होगा, और थीटा जो है वो कितना होगा, 60 डिग्री। चलिए, चौथा जो है वो है हमारा रोम्बिक यूनिट सेल। रोम्बिक यूनिट सेल,
रोम्बिक यूनिट सेल में ए जो है वो बी के बराबर है, लेकिन थीटा जो है वो ना तो 60 के बराबर है और थीटा जो है ना ही 90 डिग्री के बराबर है। पांचवा और सबसे जो अनसिमेट्रिक है उसे बोला जाता है पैरेलेलोग्राम यूनिट सेल। अब ये पैरेलेलोग्राम यूनिट सेल में ना ए बी के बराबर होता है, ना थीटा 60 डिग्री के बराबर होता है, ना ही थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो 5 प्रकार की 2D की जो अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है 5 ब्रेविस लेटाइस। 5 ब्रेविस लेटाइस 2D के अंदर इस 5 प्रकार से हम 2 डायमेंशनल यूनिट सेल को अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 3D यूनिट सेल की ओर। थर्ड इज अ 3D यूनिट सेल, है ना, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। अब 3 डायमेंशनल यूनिट सेल में समझो कि हम क्या कर रहे हैं कि मेरे पास इस तरीके से मैंने एक रो को अरेंज किया। आई एम अरेंजिंग, है ना, 1 रो लाइक दिस वे। फिर मैंने एक रो ऐसे अरेंज की, है ना, इसी तरीके से एक रो ऐसे अरेंज की। अब समझो कि इसी जो गेंद है ना, मतलब ये कमरा है, कमरे के अंदर मैंने पूरा कमरा का जो नीचे का फ्लोर है उसको मैंने पूरी गेंद से अरेंज कर दिया। अब वो पूरा अरेंज होने के बाद उसी गेंद के ऊपर मैं दूसरी गेंद रख रहा हूं, या तो जो उसके ऊपर वॉइड जो छेद बने हैं उसके ऊपर रख रहा हूं। लेकिन अभी समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि इसी गेंद के ऊपर मैं दूसरी गेंद रख रहा हूं, इसी तरीके से इसी गेंद के ऊपर मैं दूसरी गेंद रख रहा हूं, इसी गेंद के ऊपर मैं दूसरी गेंद रख रहा हूं, है ना। तो अब अगर समझे तो कैसा हो गया, देखना जरा यहाँ पे। अगर इसे समझने के लिए हम देखें तो ऐसा हो गया कि मेरे पास ऐसे करके समझ लो कि एक चौकोर बॉक्स है ना, ये चौकोर बॉक्स है, जैसे टेनिस बॉल का बॉक्स आता है ना, इसी तरीके से। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने एक गेंद रखी, दूसरी गेंद रखी, तीसरी गेंद रखी, चौथी गेंद रखी और उसी के ऊपर, है ना, दूसरी गेंद है। इस तरीके से टोटल कितनी गेंद है बॉक्स के अंदर, ऐसे 8 गेंद है। टोटल कितनी गेंद है, 8 गेंद है। अब ये अरेंजमेंट कैसा हुआ, ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हुआ, अगर मुझे दिखाना है तो देखना जरा यहाँ समझने के लिए। ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो गया। ये अरेंजमेंट कैसा हुआ, इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया, है ना। देखो ये हो गई हमारी नीचे की 4 गेंद। कहाँ पे नीचे की, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हालांकि चारों जुड़ी हुई है एक साथ, लेकिन मैं समझने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ये यूनिट सेल दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ऊपर की 4 हो गई, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यही तो हमारा यूनिट सेल है। देखो यही हमारा यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल। ये यूनिट सेल को मैं ऐसे दिखा दूं, ठीक है। अब जरा समझो कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, गेस लगाओ, इसको दिखाने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। देखो ये एक साइड है ना, ये तो उसको मैं बोल दूं ए, इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा ये, इसकी जरूरत पड़ेगी, बी हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी सी, है ना। देखो अब ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, तो सेम हो गई, है ना। ये वाला फेज लगाओ, ये सेम हो गया, ये वाला फेज लगाओ, ये सेम हो गया। तो हमें 3 साइड की जो लेंथ है या फिर डिस्टेंस है, एटॉमिक डिस्टेंस, उसकी जरूरत पड़ी। और ये देखो एक एंगल ये वाला, अब मैं समझने के लिए, एक एंगल ये अल्फा, दूसरा एंगल इसकी जरूरत पड़ेगी बीटा और तीसरा एंगल इसकी जरूरत पड़ेगी गामा। तो इसको टू रिप्रेजेंट इट टोटल हाउ मेनी 6 parameters are required. Total 6 parameters are required. हमें 6 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी 3D यूनिट सेल के अंदर। तो मेरे ख्याल से 3D यूनिट सेल आपको समझ में आया है। तो हमने 1D यूनिट सेल में देखा कि 1D यूनिट सेल में कितने पैरामीटर की, 1 पैरामीटर की। 2D यूनिट सेल में 3 पैरामीटर की और 3D यूनिट सेल के अंदर हमें
3 पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। अब 2D में देखा था कि 2D को 5 प्रकार से अरेंज हुआ होता है, या तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, फिर रेक्टेंगुलर हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा, रोम्बिक हो जाएगा, या फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। जिसमें हमने ये बोला था कि पैरेललोग्राम है वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें साइड ना तो एक दूसरे के बराबर है, ना ही जो एंगल है वो 60 के बराबर है, ना ही वो 90 के बराबर है। फिर हमने क्या बोला, जो वो 5 अरेंजमेंट है उसे हम 5 ब्रेवाइज लेटिस बोलते हैं। अब इसी तरीके से जैसे 2D में 5 हुई थी ना, वैसे 3D में जो अरेंजमेंट होती है वो 7 टाइप की अरेंजमेंट होती है। दैट इज सी कौन कौन सी 7 टाइप की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। 7 टाइप की अरेंजमेंट कैसे बनेगी, तो ये ए में, बी में और सी में चेंज करो, अल्फा बीटा और गामा में चेंज करो, इसको चेंज कर करके 7 प्रकार की अरेंजमेंट बनती है। लेट अस सी। अब टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल में कौन कौन से टाइप होते हैं वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ 3D यूनिट सेल में तो पहला जैसे हो गया क्यूबिकल। तो क्यूबिकल के अंदर अगर जैसे उसे दिखाना है हमें, तो इस तरीके से मैं अगर क्यूब को दिखाता हूँ, वैसे दिखा दूं, तो उसको देख के समझ में आ सकता है हमें कि जो ए, बी और सी है वो बराबर है, जबकि अल्फा बीटा और गामा जो है वो कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। सेकेंड इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल में क्या होगा कि इसी को ही हम डिस्टोर्टेड करके इस तरीके से बढ़ा दे, है ना, ऐसे बढ़ा दे, तो क्या हो जाएगा कि जो ए और बी है ना, ए और बी है वो तो अभी भी बराबर है, लेकिन सी उनके बराबर नहीं है, और एंगल जो है अभी भी कितने का दिखाई दे रहा है, वो 90 का दिखाई दे रहा है। अल्फा बीटा गामा वो 90 का है। तीसरा जो है वो है हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना, हेक्सागोनल। यानी हेक्सागोनल का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से हेक्सागोन बनाऊं और नीचे की तरफ भी मैं इस तरीके से एक हेक्सागोन बनाऊं और इसे ऐसे में जोड़ दूं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए और बी बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं है, तो ए बी दैट इज डज नॉट इक्वल टू सी। और यहाँ पे जो एंगल है, जो अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री का होगा, लेकिन जो गामा है ये वाला एंगल वो 60 डिग्री का होगा। फिर जो चौथा है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। अब ऑर्थोरोम्बिक को हम मैच बॉक्स के जैसे याद कर सकते हैं, मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स कैसा होता है, आपने देखा होगा कि इसमें इस तरीके का होता है मैच बॉक्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने की, ऐसे कुछ ऐसे मैच बॉक्स दिखता है, ठीक है। इस तरीके का मैच बॉक्स दिखता है। अब इस मैच बॉक्स में देखो ये अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो A does not equal to B does not equal to C। लेकिन एंगल अभी भी अल्फा बीटा गामा कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल वो बिल्कुल उल्टा जस्ट मिनट, इसका बिल्कुल हमें इन्वर्ट लेना है। तो इसका इन्वर्ट क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। छठा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर A B डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 while gamma does not equal to 90। और लास्ट वाला है that is called triclinic, which is A B does not equal to C, alpha beta does not equal to 90, gamma does not equal to 90। so these are the 7 type of 3D unit cell, right। अब इस 3D यूनिट सेल में वो हर एक यूनिट सेल है वो अलग 4 प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। यानी कि 3D यूनिट सेल के कितने टाइप देखे, 7। ये 7 है वो अलग अलग 4 प्रकार में अरेंज हो सकते हैं। कौन से वो देखते हैं 3D के अंदर ही। 3D के अंदर ही, 3D सेल के अंदर ही, है ना, 3D यूनिट सेल के अंदर, तो वो अरेंजमेंट है 3D यूनिट सेल की
सात तो होते ही है, और वो सात किसी चार प्रकार के अंदर। तो पहला जो है उसे बोला जाता है प्रिमिटिव, या फिर उसी को हम बोल देंगे सिंपल, है ना, प्रिमिटिव या सिंपल। यानी इसमें क्या होगा कि एटम्स आर एट ऑल द कॉर्नर्स। यानी प्रिमिटिव या फिर सिंपल मुझे यूनिट सेल बताना है तो मैं इस तरीके से बता सकता हूं, एटम्स आर एट ऑल द कॉर्नर, 1 2 3 4, इस तरीके से ये हो गया प्रिमिटिव या सिंपल। दूसरा जो है वो है बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, एटम्स आर एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, है ना। यानी अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं तो इस 3D यूनिट सेल के सभी कॉर्नर के ऊपर एटम आएंगे, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से, और एक कहां पे आएगा, बॉडी के सेंटर में, है ना। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड, है ना। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट ऑल द फेस, एटम कहां पे होंगे, तो सारे कॉर्नर पे, साथ साथ सारे फेस के ऊपर भी। यानी अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सारे कॉर्नर पे हमें एटम रख देने, 1 2 3 4, वैसे ही ये वाले कॉर्नर पे, और सारे फेस पे, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड। और चौथा जो है दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड, है ना। यहाँ पे यानी क्या होगा, एट ऑल द कॉर्नर प्लस एट अपोजिट फेस, एट एनी वन अपोजिट फेस, है ना, एनी वन अपोजिट फेस। यानी कि अगर मैं इसे ऐसे दिखाऊं, जरा देखना एंड सेंटर्ड में क्या होगा, अगर ऐसे दिखाऊं तो सारे कॉर्नर पे तो आ ही जाएगा, लेकिन किसी भी एक अपोजिट फेस के ऊपर, सामने वाली अपोजिट फेस के ऊपर। यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाया तो इसका यहाँ पे अपोजिट फेस के ऊपर। तो ये हुआ जो 3D यूनिट सेल को किसी 4 प्रकार में अरेंज किया जाता है। यानी हमने ये जो 7 प्रकार की दिखाई ना, तो 3D के अंदर हमने क्या देखा, 3D यूनिट सेल में हमने ये देखा कि उसकी 7 प्रकार से जो ये A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा, ये 6 पैरामीटर को चेंज करके इसमें क्या क्या हो सकता है तो हमने इसमें देखा कि ये हो सकता है क्यूबिकल, ये हो सकता है मोनोक्लिनिक, ये हो सकता है टेट्रागोनल, है ना, ये हो सकता है ट्राइक्लिनिक, ये हो सकता है ऑर्थोरोम्बिक, ये हो सकता है रोम्बोहाइड्रल, और ये हो सकता है हेक्सागोनल, है ना। और ये 7 जो है वो इनमें से 4 प्रकार के हो सकते हैं। यानी ये जो क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक हो सकता है सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, 4 में से कोई 2 या 4 में से 3, इस तरीके से। तो जो हमारा क्यूबिक है या फिर मोनोक्लिनिक है, टेट्राक्लिनिक है, टेट्रागोनल है, वो हो सकता है सिंपल या फिर फेस सेंटर्ड या फिर बॉडी सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड। अब देखते हैं कि इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो 7 3D यूनिट सेल है वो अलग अलग 4 प्रकार की, जो मैंने बताया कि सिंपल, या जिसी को हमने प्रिमिटिव बोला, बॉडी सेंटर्ड, है ना, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, इन 4 प्रकार में देखने को मिलते हैं। जैसे क्यूबिकल है
वो सिंपल में देखने को मिलेगा, फेस सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड में, इस तरीके से उसकी ये 3 अरेंजमेंट को देखने को मिलेगी। वैसे ही टेट्रागोनल है वो सिंपल और बॉडी सेंटर्ड यानी 2 अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। मोनोक्लिनिक की सिंपल और फेस सेंटर्ड यानी 2 अरेंजमेंट। जबकि ऑर्थोरोम्बिक है वो ऑर्थोरोम्बिक सभी 4 प्रकार की अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जबकि हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक है वो एक अरेंजमेंट में देखने को मिलेगा। तो उसकी जो टोटल अरेंजमेंट देखे तो 3, 2, 5, 7, 11 और 12, 13, 14, तो 14 टाइप्स की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। उसे हम बोलेंगे 14 ब्रेवाइस लेटिस, है ना, 3D के अंदर। जबकि 2D के अंदर हमने कितनी देखी थी? 5 देखी थी ब्रेवाइस लेटिस 2D के अंदर। ठीक है।